स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली कक्षा में हम आपका सर्वनाम अध्याय कर रहे थे, जिसमें हमने चर्चा की थी अन्य पुरुष वह पर, उसके कारक रूप हमने देखे थे। फिर हमने इसके बाद में बात की थी आप सर्वनाम शब्द के विभिन्न रूपों की, जिसमें पहला था मध्यम पुरुष बहुवचन, फिर अन्य पुरुष बहुवचन और फिर आपका निजवाचक एकवचन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम में भी देखेंगे। फिर हमने बात की सर्वनाम का जो दूसरा भेद था निश्चयवाचक सर्वनाम पर। ये कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अभिव्यक्ति के लिए किया जाता हो, जिसमें यह और वह हमने देखे थे। यह आपका निकट के लिए था, वह आपका दूर के लिए प्रयोग में किया जाता है, और उनके बहुवचन ये और वे भी प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु इनके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह कारक रूप प्रयोग में नहीं लिए जाते। फिर हमने उदाहरण देखे थे, जैसे यह काली गाय है, वह काला कुत्ता है, ये लड़के अच्छे हैं, वे लड़के बुरे हैं। फिर हमने यह और वह के विभिन्न रूपों पर भी चर्चा करी थी, जिसमें पहला था अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप में, जो कि हम पहले काफ़ी विस्तार में देख चुके हैं। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, जो हमने उदाहरण देखे थे, जैसे यह राम की पुस्तक है, वह सीता की कलम है, ये मेरी पुस्तकें हैं आदि। और तीसरा हमने चर्चा की थी सार्वनामिक विशेषण के रूप में, जो कि महत्वपूर्ण भी है, जिसे हम आपके विशेषण अध्याय, जो कि आपका अगला अध्याय है, उसमें कवर करेंगे। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या थे? वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। या फिर वे कभी कभी संकेत भी करते हैं, तो आपके संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हमने देखे, यह गाय काली है, वह कुत्ता काला है आदि। फिर हमने कई इसमें यहाँ पर उदाहरण देख लिए थे। आज हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, बात करेंगे आपके जो बचे हुए सर्वनाम के भेद हैं उनकी, और सर्वनाम अध्याय को पूरा करेंगे। तो आइए अब बचे हुए भेदों की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले आप बात करेंगे किसकी? जो तीसरा भेद है, सर्वनाम का तीसरा भेद कौन सा है? तो ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन कौन से शब्द इसमें मुख्यतः आते हैं। कोई और किसी, ये किसके लिए आते हैं? प्राणीवाचक या सजीवों के लिए। और कुछ आता है आपका अप्राणीवाचक या निर्जीव के लिए। तो यहाँ पर आपने परिभाषा देखी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है? वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आपको कौन कौन से याद रखने हैं? कोई और कोई, किसी, कुछ। कोई और किसी किसके लिए? प्राणीवाचक या सजीव के लिए, कुछ अप्राणीवाचक या निर्जीव के लिए। उदाहरणों से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिया गया है, कोई आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ? कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ये आपका डिप्टी जेलर में भी पूछा गया था, वहाँ पर एक प्रश्न था जो कि हमने आपको सॉल्यूशन में कराया था। उसके बाद उदाहरण देखिए, उसके हाथ में कुछ है। कुछ किसके लिए? निर्जीव के लिए। कोई किसके लिए? सजीव के लिए। शायद कमरे में कोई छिपा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हुआ? कोई। फिर अंतिम उदाहरण है आपके पास, किसी ने सच ही कहा है, तो यहाँ पर किसी किसके लिए प्रयोग में लिया गया? यह आपका प्रयोग में लिया गया है प्राणीवाचक या सजीव के लिए, और यह क्या है? अनिश्चितता का बोध कराता है। आपको निश्चित रूप से नहीं पता कि कौन है, अनिश्चितता है, तो यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, यहाँ पर हमने किसकी बात की है? सर्वनाम के तीसरे भेद की। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या कहती है? कि वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराएं। किसका बोध कराते हो? ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि अनिश्चितता का बोध कराएं, वे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें 3 शब्द आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? तो ऐसे 3 शब्द हैं। पहला कोई, दूसरा किसी। ये दोनों किसके लिए? प्राणीवाचक या सजीव के लिए। और तीसरा शब्द है कुछ। यह किसके लिए आता है? यह अप्राणीवाचक या
निर्जीव के लिए आता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, 3 शब्द हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। कौन कौन से? कोई और किसी। कोई और किसी किसके लिए? ये आपके प्राणीवाचक या फिर सजीव के लिए। और फिर आपका तीसरा शब्द है कुछ। कुछ किसके लिए? यह आपके निर्जीव यानी कि अप्राणीवाचक के लिए। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 शब्द हैं इसमें, ये याद रखने हैं। उदाहरण हमने देखे थे, जैसे कि पहला उदाहरण था आपके पास, कोई आया है। तो यहाँ पर कौन आया है वो हमें नहीं पता, अनिश्चित है, तो इसलिए यहाँ पर कोई क्या हो गया, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और यह किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो यह आपका सजीव के लिए। फिर दूसरा उदाहरण था, उसके हाथ में कुछ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है वह हमें नहीं पता, कुछ है। और कुछ किसके लिए? निर्जीव के लिए। और यह क्या है? यह आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा उदाहरण था, शायद कमरे में कोई छिपा है। तो यहाँ पर कौन छिपा है वह हमें नहीं पता, लेकिन कोई छिपा है। कोई किसके लिए होता है? यह आपके सजीव के लिए। और यह क्या है? यह है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अंतिम उदाहरण था, किसी ने सच ही कहा है। तो यहाँ पर देखिए किसी किसके लिए प्रयोग लिया जाता है? सजीव के लिए। और किसने कहा है वह नहीं पता, लेकिन किसी ने कहा है, अनिश्चितता है, तो यह क्या होगा? यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो आपको यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम काफ़ी अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे आपके जो सर्वनाम का चौथा भेद है। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए अगला भेद है सर्वनाम का चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं याद रखने हैं आपको। कौन, अब कौन के ही कारक रूप हैं, किसने, किसे, किससे, किसके लिए, किसको। ये आपके प्राणीवाचक या सजीवों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। और एक है आपका क्या, यह अप्राणीवाचक या निर्जीव के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए, पहले हमने अभी देखा क्या, तो यहाँ पर हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखा था जिसमें 3 शब्द थे। कौन से? कोई, किसी, कुछ। अब आपके प्रश्नवाचक में, तो प्रश्नवाचक में क्या 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 शब्द होंगे? कौन के, फिर कौन के कारक रूप, कौन, किसने, किसे, किससे, किसके लिए, किसको, ये सभी किसके लिए हैं? प्राणीवाचक या सजीव के लिए। फिर क्या प्रश्नवाचक है, तो यह अप्राणीवाचक के लिए। उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है, देखो कौन आया है। तो यहाँ पर कौन, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर आपने क्या खाया, तो यहाँ पर क्या। यह किसने किया, तो यहाँ पर भी आपका यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। बहुत ही है आसान है समझ। एक और बार इसे देख लेते हैं और इसको एकदम से स्पष्ट कर लेते हैं अपने दिमाग में। तो देखिए चर्चा हम कर रहे हैं सर्वनाम के चौथे भेद की, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो परिभाषा क्या कहती है प्रश्नवाचक सर्वनाम की, कि वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न का बोध कराएं। किसका? प्रश्न का। कौन कौन से शब्द हैं वो हम वाक्यों में, जब प्रश्नवाचक वाक्य हमने पढ़े थे वहाँ भी उस पर चर्चा की थी। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द हैं हमें याद रखना है। मुख्यतः तो 2 हैं, कौन और क्या, लेकिन कौन के कारक रूप भी लिए गए हैं। तो देखिए पहला है कौन, फिर इसके कारक रूप कौन, किसने, किसे, किससे, किसके लिए। ये प्रयुक्त होते हैं प्राणीवाचक या सजीव के लिए। और दूसरा है आपके पास क्या। क्या प्रयोग में लिया जाता है अप्राणीवाचक या निर्जीव के लिए। तो देखिए यहाँ पर मुख्यतः कौन से हैं? 2 हैं। कौन कौन से? पहला है आपका कौन, यह किसके लिए? यह है आपका सजीव के लिए। और दूसरा है आपका शब्द क्या, यह किसके लिए? यह निर्जीव के लिए प्रयोग में लिया जाता है।
यह महत्वपूर्ण है याद रखना, और कौन के कारक रूप भी हैं। उदाहरण हमने देखे थे। पहला उदाहरण था देखो कौन आया है, तो यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है। किससे? कौन से। तो कौन क्या हुआ? कौन आपका हो गया यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण था आपने क्या खाया, तो यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है क्या से, तो क्या आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम उदाहरण हमने लिया यह किसने किया, तो यहाँ पर यह क्या है, किसने क्या है, यहाँ पर प्रश्न का बोध करा रहा है, तो यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा, और उससे पहले आपको यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले भेद की चर्चा करते हैं। तो देखिए पांचवा भेद कौन सा है सर्वनाम का, तो पांचवा भेद है आपके पास संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? तो यह है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या कहती है इसकी, तो परिभाषा कहती है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा आपसे कह रही है कि संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। तो यह इसकी परिभाषा है। अब देखिए आगे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नोट की। यह नोट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं नोट क्या कह रहा है। तो देखिए नोट आपसे कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कैसे प्रयुक्त होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम? तो संबंधवाचक सर्वनाम आपके जोड़े के रूप में आते हैं, यानी कि युग्म के रूप में आते हैं। जैसे जो सो, ये वह का अर्थ देते हैं। जब तब, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जितना उतना, यद्यपि तथापि, जिसका उसका, उस जो वह जो आदि। यह संबंधवाचक सर्वनाम भी आपके डिप्टी जेलर के पेपर में था, वहाँ पर एक प्रश्न इससे संबंधित पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या चर्चा की है। सबसे पहले हमने बात की है आपके संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा की, फिर एक महत्वपूर्ण नोट देखा है, कौन कौन से शब्द आते हैं वे देखे। जो सो, जब तब, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जितना उतना, यद्यपि तथापि, जिसका उसका, उस जो वह जो आदि। अब उदाहरणों से समझते हैं कि इनका वाक्य में प्रयोग जोड़े के रूप में कैसे किया जाता है। तो देखिए पहला उदाहरण है जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पढ़ेगा वही तो पास होगा, तो जो और सो क्या है, संबंध बता रहे हैं, तो ये दोनों क्या हुए, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर अगला उदाहरण है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है जिसकी और उसकी के साथ। देखिए यह भी वाक्य में जोड़े में आ रहे हैं, तो क्या है यह संबंधवाचक सर्वनाम। फिर अंतिम उदाहरण है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो यहाँ पर जितना और उतना, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं जो कि जोड़े के रूप में यहाँ प्रयोग में लिए गए हैं। तो यह क्या है, यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। तो देखिए पुनः देख लेते हैं। चर्चा हमने करी आपके सर्वनाम के पांचवें भेद पर, संबंधवाचक सर्वनाम पर। परिभाषा क्या कहती है कि इनका प्रयोग एक संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। और फिर हमने महत्वपूर्ण नोट देखा कि संबंधवाचक सर्वनाम शब्द जो हैं सदैव जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कैसे? जोड़े में, यानी कि पेयर में आते हैं। फिर हमने जैसे देखा जो सो, जब तब, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जितना उतना, यद्यपि तथापि, जिसका उसका, उस जो वह जो। और इस बार डिप्टी जेलर में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो वहाँ पर एक वाक्य ऐसा भी था। फिर हमने इसके उदाहरण देखे। पहला उदाहरण क्या था, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो देखिए यहाँ पर जो और सो संबंध बता रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण था
जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो देखिए यहाँ पर जिसकी और उसकी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों संबंधवाचक। तीसरा है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पर क्या है, जितना उतना, और ये सभी क्या है, वाक्य में जोड़े यानी कि पेयर में आ रहे हैं। तो यह था आपका 5वां भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। काफ़ी अच्छे से आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब अंतिम भेद को देखते हैं, तो आइए चलते हैं 6वें भेद की तरफ। कौन सा है, तो 6वां भेद है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। 6वां और अंतिम भेद यह है आपका निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या कहती है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य का कर्ता स्वयं के लिए करता हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आप निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द, आप, आपने आप, यहाँ पर अपने आप होगा, स्वयं, स्वतः, अपना, खुद आदि। देखिए यह क्या है, यह होगा अपने आप। उदाहरण देखते हैं, तो देखिए उदाहरण क्या है। पहला है अपना काम स्वयं करो, तो देखिए यहाँ पर आपके निजवाचक सर्वनाम प्रयोग में लिए गए हैं दो दो, अपना और स्वयं। फिर देखिए मैं आप आ जाऊँगा, तो यहाँ पर कर्ता क्या है, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है आपका, तो यह क्या होगा, यह भी आपका निजवाचक सर्वनाम। और हमने आपका विभिन्न रूपों में जब प्रयोग देखा था, तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर पॉइंट है कि निजवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है और उदाहरण दिया गया है। अगला उदाहरण है वह अपने आप चले जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अपने आप, यह आपका क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। और अंतिम उदाहरण है वह स्वतः समझ जाएगा, तो यहाँ पर स्वतः क्या है, यह आपका निजवाचक सर्वनाम है। हमने क्या चर्चा की है, यहाँ पर हमने आपके निजवाचक सर्वनाम की चर्चा की है, जो अंतिम और 6वां भेद है सर्वनाम का। परिभाषा क्या कहती है कि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता किसके लिए करता है, कर्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करे वे क्या कहलाते हैं, वे आपके कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से शब्द थे, आप, अपने आप, स्वयं, स्वतः, अपना, खुद। उदाहरण से हमने समझा था। पहला उदाहरण क्या था, अपना काम स्वयं करो, तो यहाँ पर देखिए अपना और स्वयं ये दोनों क्या हैं, ये आपके निजवाचक सर्वनाम। फिर अगला उदाहरण था मैं आप आ जाऊँगा, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है आपका, तो यह क्या हो गया, यह भी आपका निजवाचक सर्वनाम हुआ। तीसरा उदाहरण था वह अपने आप चला जाएगा, तो वह कौन है यहाँ पर, कर्ता, और वह अपने आप चला जाएगा, तो यह क्या है, यह भी आपका निजवाचक सर्वनाम है। और अंतिम उदाहरण हमने कौन सा लिया, अंतिम उदाहरण हमने लिया आपका वह स्वतः समझ जाएगा, तो यहाँ पर स्वतः भी कर्ता के लिए प्रयोग में लिया गया है, इसलिए यह भी आपका क्या हुआ, यह भी आपका निजवाचक सर्वनाम हुआ। और इसी के साथ हमने आपका सर्वनाम अध्याय पूरा कर लिया है। तो देखिए हमने इससे पहले बात करी थी काफ़ी विस्तार में, जहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत थी उनको बहुत विस्तार से समझने की। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में काफ़ी समय लेकर हमने विस्तार में चर्चा करी, निश्चयवाचक पर भी। उसके बाद जो आपके भेद हैं सर्वनाम के, बहुत ही आसान थे और उन पर हमने अच्छे से उन्हें समझा है विस्तार में, और आपका सर्वनाम अध्याय पूरा कर लिया है। अब हम अगली कक्षा में आपका विशेषण अध्याय प्रारंभ करेंगे, और इसी के साथ 1-2 चैप्टर और हैं, फिर आपका सब इंस्पेक्टर का जो पूरा सिलेबस है PSI का वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर सर्वनाम अध्याय पूरा हो गया है।